हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे। और आपको याद होगा कि हमने 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का ऑलरेडी शुरुआत किया हुआ है, जो हमारा एक नया सेटअप के साथ एक नया बैच जो हमने लॉन्च किया हुआ है। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का जो पहला चैप्टर ऑलरेडी हमारा चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका हम लाए हैं लेक्चर नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप देख सकते हो 9वां लेक्चर हमारा यहां पे हम लेकर आ गए। इसका मतलब ये है कि कितना बेहतरीन और कितना डीप में हम आपको सिखा रहे हैं कि 9 लेक्चर्स हो गए और अभी भी ये चैप्टर आज खत्म नहीं होगा, और एक लेक्चर तो लगेगा एटलीस्ट, ताकि हम ये पूरे चैप्टर को समझा सके, आपको पूरा कंप्लीट करवा सके। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हो कि ये हमारा डिजिटल बोर्ड पे नया बैच है, और इसके पहले जो हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, तो उसके भी पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस मैथमेटिक्स का, साइंस का, बाकी सब्जेक्ट्स का, सोशल स्टडीज का पूरा हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो हमारे व्हाइट बोर्ड वाले, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बनाया। बस फर्क इतना ही है कि ये डिजिटल बोर्ड पे, वो व्हाइट बोर्ड पे, और कुछ फर्क नहीं है। ये बैच आप लोग के रिक्वेस्ट के कारण हमने दोबारा से शुरू किया था, ताकि आप लोग बोल रहे थे कि सर नया चीज आया है तो नया बैच भी चालू करो, तो इसके लिए लाए। मेहनत दोबारा कर रहा हूं दोस्तों। ऑलरेडी मैं चाहता तो मैं रेस्ट कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा अपना जिम्मेदारी पूरा कर दिया। आप लोग को पूरा एंटायर सिलेबस आप लोग के एकेडमिक्स का, बोर्ड एग्जाम का, बाकी हर स्टैंडर्ड का कंप्लीट करके रख दिया है। लेकिन मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस आराम जो है ना, इस आराम को थोड़ा बाजू में रखते हैं और थोड़ा आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, ताकि आपको और एक तरीके से और एक बार पढ़ाया जाए, ताकि और एक बार आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो ये बस जो मेहनत है ना दोस्तों, उसको वेस्ट मत होने देना। इसका मतलब ये है कि आप लोग को बस अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करती रहनी है। ठीक है। जितना हो सके उतना पढ़ाई करके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है, और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में ना 100 में से 99 मार्क्स आप ला सकते हो। और कैसे लाना है वो सभी चीज मैंने बता दिया ऑलरेडी, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए इसके ऊपर। तो यार निराश मत करना, मुझे बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और अपने दोस्तों तक ये वीडियोस को पहुंचाते रहो, और बताओ लोगों को कि सर नए तरीके से डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ, बहुत ही कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, सबको इन्फॉर्म करो, हमारे चैनल के थ्रू वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या लेके आए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। जैसे कि आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो अपॉन वाले, जो फ्रैक्शन वाले जो ये थे साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया था, कि समथिंग अपॉन x माइनस वाई, ऐसा वाला, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट लिया था कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू m, ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू n। इस प्रकार वाले जो हमारे सम्स थे वो हमने सॉल्व करवाए थे, आपको याद है। और ये एक ना एक आता भी एग्जाम में, तो हमने ये पूरा का पूरा एंटायर आपको सॉल्व करवाया था। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप पिछला लेक्चर जाके देख लेना, लेक्चर नंबर 8 जो है वो देख लेना। लेकिन आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, और एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। एप्लीकेशन इसका मतलब क्या होता है ना, कि जब भी हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है, जैसे कुछ थ्योरेटिकल चीजें दी हुई है, वो थ्योरेटिकल चीज को पहले समझना होता है, वो समझने के हिसाब से कंडीशंस बनाने होते हैं, कंडीशंस के हिसाब से इक्वेशंस बनेंगे, और वही इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे वैल्यू मिलेंगे, जो भी हमें क्वेश्चंस में पूछा रहेगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, और एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल होगा, उसका पेरीमीटर हमें दिया है 40 सेंटीमीटर, मतलब एक पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल, मतलब पहले कंडीशन दे दिया है कि जो लेंथ होगा रेक्टेंगल का वो मोर देन डबल है इट्स ब्रेथ, यानी उसके ब्रेथ से मोर देन डबल है बाय 2, मतलब और एक्स्ट्रा 2, मतलब +2 होगा। ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है, उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों ही निकालना है। मतलब दो कंडीशन दिए, पहला पेरीमीटर वाला कंडीशन, दूसरा डबल वाला कंडीशन। तो हमें उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो भी लेंथ है और ब्रेथ है रेक्टेंगल का, वो कितना है, x एंड y है रिस्पेक्टिवली। हमने क्या मान लिया कि इस चीज का जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो x एंड y होगा, x उसका लेंथ होगा और y उसका ब्रेथ होगा। ये हमने कंसीडर कर लिया है, मान लिया। ये आप लोग मान सकते हो, लेट करना बहुत इजी होता है, हमको मजा आता है। कोई भी चीज आए मैथ्स में, लेट दिस इज दिस, लेट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो वो लेट हमने कर लिया। अब यहां पे सबसे पहला कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें पता है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40। हमारा पहला कंडीशन क्या बोलता है, देखो ध्यान से देखना ये चीज को, अगर आप कंडीशन बनाने को सीख गए ना तो कोई परेशानी आपको इस टाइप के एग्जांपल्स में नहीं होगी। पहला कंडीशन बोला कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40, तो आपको याद होगा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये उसका होता है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मुझे एक चीज पता है कि पेरीमीटर जो है इसका वैल्यू 40 है, पेरीमीटर की जगह पे 40 लिख दो। 2 L के जगह पे क्या लिखूंगा, लेंथ क्या है मेरा x है, ब्रेथ क्या है y है, यानी कि L के जगह पे x लिखूंगा, ब्रेथ के जगह पे y लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। इसको सॉल्व कर लो, हमारा एक इक्वेशन बनेगा। तो 40 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, अंदर ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसको सीधा कर लो, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा, करेक्ट है। तो हम लोग का आंसर क्या बचेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 20। कैसे आया ये, एक और स्टेप बढ़ा के दिखाओ। चलो, अगर आपको नहीं समझा ये वापस से बताता हूं, कोई बात नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसको मैं सीधा करूं क्या, देखो ये हो जाएगा 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 40। बस सीधा किया मैंने, ये इस प्रकार था, ये मैंने सीधा कर दिया, हो गया। अब इसमें सब में देखो 2 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, 40 में से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, 40 डिवाइड बाय 2 मतलब 20 बचेगा। तो ये बचेगा x प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू 20। क्या बचेगा? x प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू 20। ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया यहां तक? ये क्या बन गया हमारा? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे मेरा सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? ये तो मेरा एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, करेक्ट है। अब मेरा सेकंड कंडीशन क्या बना सकता हूं? अकॉर्डिंग टू माय सेकंड कंडीशन, क्या उन्होंने बोला है? कंडीशन ऑफ सेकंड जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का लेंथ क्या है हमारे लिए? x है, तो x इज इक्वल टू इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। मोर देन डबल मतलब x जो होगा वो ब्रेथ के डबल होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2y होगा, y मेरा ब्रेथ है ना, तो मोर देन डबल बाय 2। बाय 2 मतलब प्लस 2, बाय 2 मतलब क्या हुआ? प्लस 2, मतलब उससे मोर देन डबल है, एक्स्ट्रा है, डबल तो है लेकिन उससे एक्स्ट्रा 2 भी है। तो यानी कि जो मेरा लेंथ है इज इक्वल टू 2 ऑफ, मतलब ट्वाइस डबल ऑफ ब्रेथ प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ठीक है, y वाले को इधर ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और ये एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये क्या है? मेरा एक इक्वेशन है, इसको मैं नाम दूंगा, समझ लो इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? ये पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को एक के नीचे एक रख के साइमल्टेनियसली जो हम लोग सॉल्व करते कर सकता हूं। आपकी मर्जी है, आपको अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे इजी मुझे वही लगता है। हम क्या करेंगे ना, वो अपना जो कॉमन मेथड है अपना, कौन सा? साइमल्टेनियस वाला, एक के नीचे रखेंगे। तो ये पहला इक्वेशन है मेरा, क्या नाम है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये मेरा पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन इसी के नीचे लिखो, ये है दूसरा इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है जिसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं एक के नीचे एक रखूंगा और साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? x को, ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, x के 1 है, इसका भी x का 1 है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस एक्चुअल में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 2 यहां पे मिलेगा मुझे 18। ठीक है, ये y और ये 2y, ये y और ये 2y क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, क्योंकि ये भी प्लस हो गया है ना अभी माइनस की वजह से। तो ये y और ये y मिलके कितने हो जाएंगे? 3y हो जाएंगे। y प्लस 2y 3y, और ये x और ये x क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज x माइनस x इज 0। कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में क्या बच रहा है हमारे पास? एक्चुअल में क्या बच रहा है? 3y इज इक्वल टू 18। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3। तो हमारा y का वैल्यू मिल गया हमें 6। y का वैल्यू क्या मिल रहा है? यहां से लिख दो कि y विल बी इक्वल टू 6। क्या मिल गया? y का वैल्यू मिल गया हमें, करेक्ट है। मतलब हमें जो पूछा था लेंथ निकालो ब्रेथ निकालो, तो ब्रेथ के लिए हमने क्या माना था? ब्रेथ के लिए हमने y माना था। तो इन शॉर्ट y जो मिला है 6, ये क्या है हमारे लिए? ब्रेथ है। तो हमारा ब्रेथ का वैल्यू आ गया, मतलब उस रेक्टेंगल का जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी ब्रेथ जो है वो हमें मिल गया, जो कि कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? ये y का वैल्यू तो हमें मिल गया है, तो मैं किसी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट ऑन कर देता हूं ताकि हमारा x का वैल्यू भी मिल जाए। तो इजी मेरे लिए कौन सा दिख रहा है? ये इजी दिख रहा है, इसमें डाल देता हूं। चलो कोई भी है, डाल दो। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने क्या कर दिया? y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, करेक्ट। y का वैल्यू 6 है, तो x प्लस वाई के जगह पे 6 इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 20 माइनस 6। तो हमारा x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा जो कि आएगा 14। तो x इज इक्वल टू 14, मतलब इन शॉर्ट हमें लेंथ का वैल्यू मिल गया। ये क्या मिल गया? हमें लेंथ मिल गया। तो हमें इन शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों ही रेक्टेंगल का हमने निकाल दिया। लेंथ आया है 14, ब्रेथ आया है 6। कुछ सेंटीमीटर दिया है तो लिख दो, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। y क्या है? 6 है ना, तो इसके यहां पे आगे ना सेंटीमीटर लिख देना, यहां पे भी आगे सेंटीमीटर लिख देना। ये लिखना जरूरी है। मैं अक्सर कभी कभार भूल जाता हूं बताना, लेकिन मैं हमेशा एक चीज फोकस करवाता हूं आप लोग को कि यूनिट लिखा करो। एग्जाम में मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में या फिर फिजिक्स और या फिर साइंस में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें अक्सर एक चीज नोटिस करना कि जब भी आप आंसर निकाल लोगे तो आंसर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि वो चेक करना है कि क्या उस नंबर का जो वैल्यू मिला है हमें, उसमें कुछ सेंटीमीटर वगैरह था, मीटर वगैरह था। क्वेश्चन में चेक करो, तो यहां पे दिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यहां पे भी आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर। मतलब लेंथ आया 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ आया 6 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अगला एग्जांपल क्या है? देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है आपको। ये अगला एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि दो जगह सेल हो रहे हैं, एक दिन में डे 1 में और एक डे 2 में, दो जगह सेल हो रहे हैं। सेल मतलब कोई चीज को बेचा जा रहा है। क्या, कौन सा चीज है? कौन सी चीज को बेचा जा रहा है? एनालॉग वॉच है और ये एनालॉग वॉच, ठीक है। डिजिटल वॉच है, ये डिजिटल वॉच है, यानी कि कहीं ना कहीं घड़ी का दुकान लग रहा है, ठीक है। घड़ी का एक दुकान होगा, उसमें पहला दिन और दूसरे दिन का सेल बताया हुआ है, यानी कितना बिक रहा है वो चीज, यहां पे ये बताया हुआ है। तो पहला एनालॉग वॉच जो है, ठीक है, सेल ऑफ द फर्स्ट डे जो है एनालॉग वॉच जो है वो कितना बिक रहा है? वो बिक रहा है दोस्तों 11। कितना बिक रहा है? 11 बिक रहा है, ठीक है। 11 बिक रहा है, करेक्ट है। और
क्या बोल रहा है, डिजिटल वॉच 6 बिक रहा है, मतलब पहले दिन एनालॉग वॉच जो बिका है वो 11 बिका है, डिजिटल वॉच जो बिका है 6 बिका है, और कितने में बिका है, टोटल अमाउंट जो है ये 4330 रुपीज में बिका है। इतना तो मुझे समझ में आ गया देख के। दूसरे दिन क्या हुआ है, एनालॉग वॉच जो है 22 बिका हुआ है, डिजिटल वॉच 5 बिका हुआ है खाली, ठीक है, और टोटल अमाउंट जो पैसा मिला है बेच के वो मिला है 7330। मतलब कहीं ना कहीं डे 1 और डे 2 में आप देखोगे तो डे 2 में थोड़ा ज्यादा कमाई है, क्यों, ज्यादा बिक रहा है ना एनालॉग वॉच। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि ये दोनों वॉच जो है, दोनों जो टाइप है एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच, ये दोनों कितने का पड़ा, एक वॉच कितने में बेचा गया, सेलिंग प्राइस क्या है वो हमें निकालना है। दिखने और सुनने में हार्ड लग रहा है, करेक्ट है, आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ज्यादा सिंपल। जैसा हम लोग सॉल्व करते थे, क्वेश्चन समझ में आ गया, फ्रेम कर लिया, अब इसको कंडीशंस बनाएंगे, कंडीशंस को इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको हर एक चीज यहां पे मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं करूंगा लेट, हमेशा इसमें लेट करना पड़ता है, तो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच, दो टाइप की वॉच है ना, तो उसको मैं लिखूंगा कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच, जो एनालॉग वॉच होगा उसका जो सेलिंग प्राइस होगा उसको मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है, एक्स रुपीस मैंने मान लिया। वैसे ही सेम कि जो सेलिंग प्राइस होगा किसका, डिजिटल वॉच का, डिजिटल वॉच जो होगा उसका भी जो सेलिंग प्राइस होगा उसको मैं मान लेता हूं कि रुपीस वो होगा वाई, कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई एबीसीडी जो मानना है मान लो। तो हमने ये दो चीज मान लिया, एक्स और वाई। अब इसमें हम कंडीशंस बनाएंगे, तो हमारा समझ लो पहला कंडीशन क्या बोलता है, पहला कंडीशन मतलब पहला दिन का कंडीशन, पहला कंडीशन ये बोलता है हमारा कि पहले दिन क्या हो रहा है, पहले दिन क्या हो रहा है, एनालॉग वॉच 11 बिक रहा है, मतलब एनालॉग वॉच को हमने x माना हुआ है तो 11 बिक रहा है, मतलब 11x, ठीक है। डिजिटल वॉच कितना बिक रहा है पहले दिन, 6 बिक रहा है, यानी कि प्लस 6y, ठीक है, 11x प्लस 6y हो गया। अब इसको मैं इक्वल करूंगा तो टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 4330, यानी कि मैंने 11 एनालॉग वॉच बेचे, 6 डिजिटल वॉच बेचे, और कुल मिला के मुझे कितना मिला, 4330 रुपीज मिला। ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा पहला कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, अब देखो ध्यान से, सेकंड कंडीशन मेरा क्या बोलता है, यानी सेकंड डे क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेरा एनालॉग वॉच जो है 22 बिका है, तो एनालॉग वॉच के लिए क्या है, x है, तो ये हो जाएगा 22x। डिजिटल वॉच बिका हुआ 5, यानी कि ये बन जाएगा 5y, एंड दैट विल बी इक्वल टू, टोटल कितना पैसा मिला भैया, वो हमको मिला 7330, तो यहां पे लिख दो 7330 रुपया, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। क्या मिल गया, ये मिल गया। अब यहां पे एक चीज फोकस करोगे हम लोग कि ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक के नीचे एक लिखेंगे, और जैसा हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे जाता हूं और ये दोनों को एक के नीचे एक लिखता हूं। क्या है मेरा पहला कंडीशन, जो कि है 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330, करेक्ट है। दूसरा कंडीशन यह है कि 22x प्लस क्या है 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 7330, करेक्ट है, यही है ना, 7330। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरा, ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरा, ठीक है। ध्यान लगा के देखना, तो ध्यान लगा के देखना। अब यहां पे आपको एक चीज देखना है कि क्या ये मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं। देखो यहां पे ध्यान से, क्यों नहीं कर सकता अभी फिलहाल में, क्योंकि ये दोनों में से किसी भी एक भी x का या फिर y का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यानी नंबर जो दिया साथ में वो सेम नहीं है, तो पहले सेम बनाना पड़ता है, करेक्ट है। हमने सीखा हुआ इतने सारे लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में कैसे करते हैं सेम। तो ये 11x है, ये 22x है, इसको मैं सेम बना सकता हूं क्या। तो अगर मैं ये पूरे को, ध्यान से देखना, ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरे इक्वेशन को मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई किया है, ध्यान से देखना, मैं वापस बता रहा हूं आपको। ये पूरे इक्वेशन को, ये पूरा जो इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। नीचे 22 ऑलरेडी है, मतलब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हमें क्या मिल रहेगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा नया इक्वेशन, देखो यहां पे ध्यान से, नया इक्वेशन क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट विल बी इक्वल टू 22x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 12y, दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4330 क्या बन जाएगा 8660, और ये बन जाएगा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। इतना समझा मैंने क्या किया, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक नया इक्वेशन बन गया, और उसके नीचे जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो तो सेम टू सेम है, यानी 22x प्लस 5y दैट विल बी इक्वल टू 7330, जो इक्वेशन नंबर 2 नाम है इसका, ये तो सेम एज इट इज रहेगा। अब इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं,
ठीक है ना, जो हम लोग का मेथड सॉल्व करूंगा। तो क्या है मेथड, यानी ये 22x है, ये 22x है, इसको अगर मुझे कैंसिल करना है मतलब इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस का सिंबल आएगा। तो ये 8660 माइनस 7330 करो, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3 अगेन, 8 में से 7 गया 1, तो ये कितना आया 1330, बीच में इक्वल का साइन है डाल दिया। ये 12 में से 5 गया मतलब 7y, 12y माइनस 5y 7y, और ये 22 दोनों सेम सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल। मतलब क्या बच रहा है 7y इज इक्वल टू 1330 बच रहा है। तो देयरफॉर यहां से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 1330 डिवाइड बाय 7। इसको सॉल्व कर लो, देखो आता है क्या आंसर, 7 1 जा 7, 53 बचा, 7 7 जा 49, कितना बचा 40 बच रहा है। कुछ आ रहा है पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, ठीक है। यहां पे हम लोग का ठीक है क्या आ रहा है 7y इज इक्वल टू 1330, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना आएगा वो चेक करो यार, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, देखो एक बार मैं डिवाइड करके देखता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है आंसर गलत आ रहा है, फिर भी मैं डिवाइड करके देखता हूं। 1330 डिवाइड बाय 7 प्रॉपर डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 7 1 जा 7, कितना बचेगा 6 बचेगा 63, अरे आ रहा है ना 7 9 जा 63 आ गया और लास्ट में बचा 0, 190 आएगा। यानी कि y को 1330 और डिवाइड बाय 7 करूंगा तो हमारा y का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आ रहा है 190 यार, ठीक है ना। मैंने शायद गलत डायरेक्ट डिवाइड मन में कैलकुलेट थोड़ा गलत कर दिया, इसके लिए मुझे लगा कि गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे से, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, तो हमारा एक्जैक्टली आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 190 रुपीज। यानी कि इन शॉर्ट जो y था हमारा, y क्या माना है मैंने, y माना है सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच, यानी कि ये जो प्राइस आया है वो डिजिटल वॉच का प्राइस है। तो ऐसा नीचे आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना, हेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच इज 190 रुपीज पर ईच पीस, यानी एक पीस का बेचने का कितना रुपया लगा 190 रुपया लगा। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। y मिल गया मुझे, लेकिन मुझे x भी निकालना पड़ेगा, तो मैं किसी एक इक्वेशन में डाल दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं, तो मैं ऐसा लिखूंगा यहां पे कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन यही है ना 1 वाला, क्या है 11x प्लस 6y दैट विल बी इक्वल टू 4330। इसमें मेरे पास y का वैल्यू पता है 11x तो वैसे का वैसे ही है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू मुझे पता है 190, तो y के जगह पे लिखूंगा 190 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4330। करेक्ट है, क्या मिलेगा 4330, ठीक है। वापस लिखो यार, हो गया 4330। अब देखो यहाँ पे 11x वैसे का वैसे ही प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 190, 6 0 0 6 9 54, 5 कैरी 6 1 6 11, ये आ गया और ये 4330। अब 11x दैट विल बी इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो 4330 माइनस 1140, माइनस कर लो। 11x विल बी इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 3 में से 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 12 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, करेक्ट है क्या 2190, ठीक है, हाँ 3190 आएगा, माफ करना, ठीक है 3190 आया, ठीक है। अब देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3190 डिवाइड बाय 11, इसको सॉल्व कर लो तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 11 के टेबल में 11 2 22 होगा, कितना बचेगा 8 और 1 9, 999, 11 9 99 और 0, मतलब x इज इक्वल टू 290 रुपीज, हमारा x का वैल्यू भी आ गया। मतलब इन शॉर्ट हमें दोनों वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 290 रुपया मिल गया, y का वैल्यू 190 रुपया मिल गया। तो x क्या है मेरे लिए, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच x है, तो मतलब इन शॉर्ट यहां पे आप क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज 290 रुपीज पर पीस, और यहां पे आप क्या लिखोगे इसके नीचे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच इज 190 रुपीज पर पीस। समझ में आ गया, ये दोनों हमने निकाल लिया, 290 रुपया और 190 रुपया। क्लियर है, बहुत ईजी एग्जांपल था, और ऐसे एग्जाम में एक कोई एग्जांपल पूछेगा जरूर से वर्ड प्रॉब्लम वाले, लेकिन आप लोग को मैं पूरा यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आप उसको बिंदास सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोट वाला एग्जांपल। देखो ये बहुत ही अलग टाइप का एग्जांपल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि आने को आ भी सकता है, लेकिन आपको मैं पूरा सिखा रहा हूं कंसेप्ट इसका क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन में दिया क्या है। क्या बोल रहा है कि एक बोट है, वो ट्रैवल कर रहा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब एक चीज मैं आपको समझा दूं, जैसे कोई भी एक नदी होती है, ये आपका नदी है बह रहा है, ठीक है, यहां पे समझ लो कि आपके पास एक नदी है, ये बह रही है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, नदी बह रही है, ये डायरेक्शन है उसका बहने का। तो समझ लो मेरे पास एक बोट है, यहां पे एक बोट है, ठीक है, क्या है मेरे पास एक यहां पे एक बोट है, ठीक है। अब ये जो बोट है, ये जो डायरेक्शन होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है नदी, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो नदी का बहने का डायरेक्शन होता है, अगर मतलब मैं यहां पे हूं और नदी ऐसा बह रही है तो उसी के साथ में चलूंगा तो वो होगा डाउन स्ट्रीम। और एक होता है उसका उल्टा डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अप स्ट्रीम। इसको समझो पहले, अप स्ट्रीम क्या है,
यानी कि जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब समझ लो नदी ऐसा आ रहा है बह के पहाड़ पे से और मैं उल्टा उसके दिशा में जा रहा हूं, तो यानी कि मैं कहीं ना कहीं क्या जा रहा हूं अपस्ट्रीम जा रहा हूं। ठीक है, इतना समझा। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है समझ में आ गया आपको। तो क्या बोल रहा है कि एक बोट है, ट्रैवल कर रहा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है 16 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, और कुल मिला के कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 घंटे लग रहे हैं, 6 आवर्स लग रहे हैं। फिर सेम बोट वही दिया हुआ है कि जो सेम बोट ट्रैवल कर रहा है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो हमें पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि वाटर करंट और स्पीड जो है वो बोट का स्टिल वाटर में कितना होगा, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? स्टिल वाटर मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी। निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग और कंसेप्ट यहां पे लगने वाला है। क्या लगने वाला है, ध्यान लगा के देखना, हर चीज मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान देना। ये हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे यहां पे लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे हम लोग, लेट ये करेंगे, क्या लेट करेंगे हम लोग कि जो स्पीड होगा बोट का स्टिल वाटर में, क्योंकि स्टिल वाटर में निकालना है ना, तो हम लोग मानेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट किसके अंदर होगा, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर के अंदर, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स, और स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नहीं तो आप साइंस वाला मीटर पर सेकंड बोल सकते हो, लेकिन ये भी चलेगा क्योंकि हम लोग को यहाँ पे किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है। जहां पे मीटर और सेकंड में दिया होता है वहां पे मीटर पर सेकंड आता है, और वो उसका ऐसा यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर और आवर्स में दिया हुआ है। देखो ये किलोमीटर आवर्स दिया हुआ है, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है ना, जो स्पीड ऑफ वाटर करंट होगा उसको मैं मान लेता हूं वाई। वाटर करंट और स्पीड पूछा है ना स्टिल वाटर में, तो हमने मान लिया कि स्टिल ये रहेगा, और यहां पे वाटर करंट के अंदर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ये मैंने दो चीज मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में जब रहेगा तो एक्स रहेगा, और स्पीड ऑफ बोट वाटर करंट के हिसाब से रहेगा वो क्या रहेगा, वाई रहेगा। ये आपके भी दिमाग में बिठा लो, दो चीज समझ में आ गया, एक्स और वाई। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कंडीशंस बनाता हूं। सबसे पहले कंडीशंस क्या बनाऊंगा कि कोई भी स्पीड ऑफ बोट, देखो यहां पे स्पीड ऑफ बोट अगर अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, पानी जो बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वो चीज अपस्ट्रीम जा रहा है तो इतना आपको दिमाग में होगा कि कोई भी चीज अपस्ट्रीम जा रही है तो सबसे पहले जो स्टिल वाटर का रहेगा, रुका हुआ पानी का रहेगा, वो एक्स रहेगा, और बोट का जो स्पीड था वाटर करंट का वो कितना रहेगा, वाई रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि एक्स है और वाई है, तो अगर मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं तो मतलब मैं अगेंस्ट द वाटर जा रहा हूं, जैसे ग्रेविटी होती है हमने साइंस में पढ़ा है, तो मैं अगर अपस्ट्रीम जा रहा हूं तो अगेंस्ट में जा रहा हूं। ठीक है, अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध जा रहा हूं, तो यानी कि दोनों जो स्पीड होंगे दोनों के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब मेरा पानी का बहने का डायरेक्शन ऐसा है और मेरा बोट ऐसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो यहां के केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। समझ में आया? अब एक और चीज समझो, अगर वही चीज मैं यहां पे लिखूं, अब ज्यादा आपको समझ में आएगा। स्पीड ऑफ बोट अगर मैं निकालूं इन डाउन स्ट्रीम, देखो इसको समझो, हाँ डाउन स्ट्रीम अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या आएगा कि हमें पता है कि पानी का बहाव ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में पानी का बहाव है, और हमारा बोट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा मतलब एक्स और वाई दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस वाई। ये समझा कि नहीं समझा? ये देखो, ये अगर समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, मतलब आपने जंग जीत ली है, आपने एग्जांपल सॉल्व कर लिया, समझ लो, बस इतना ही कंसेप्ट है इसका। अब आपका जो रेगुलर है साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ, कंडीशन बनाओ, सॉल्व करो, वही है, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटाओ। समझ में आ गया? देखो वही कंसेप्ट था, अगर अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि ये, जैसे हम लोग बचपन में ट्रेन वाला एग्जांपल, हम ये ट्रेन में बैठे हैं, बाजू से एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ट्रेन आया यहां से घूम करके निकल गया, करेक्ट है, हमको पता नहीं चला, 2 सेकंड के अंदर दूसरा ट्रेन बाजू से निकल गया आवाज करते करते। होता है कि नहीं, ट्रेन में बैठते तो खिड़की पे, लेकिन वही ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ज्यादा टाइम लगता है उसको ओवरटेक करने में, क्यों, क्योंकि वही स्पीड से वो चल रहा है ना, करेक्ट है। तो समझ में आया? तो कभी भी अगर कोई चीज पैरेलली चल रही है, मतलब ये नदी का डायरेक्शन भी इस तरफ है, बोट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन है, तो हम लोग का दोनों जो स्पीड है स्टिल वाटर का प्लस बोट का, वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। और अगर अलग अलग है तो ये स्पीड अलग है, ये स्पीड अलग है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, एक चीज हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लोग को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमने बचपन से सीखा हुआ है, 8वीं 9वीं से सीखा हुआ है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे मैं एक चीज क्या बता सकता हूं कि स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है
तो टाइम कितना होगा मुझे बताओ, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा बताओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम को इधर डाला, स्पीड को इधर डाला, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। एक नया फॉर्मूला, टाइम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें मैं वैल्यू डालता हूं। अब इसमें मैं क्या करता हूं, हमारे जो दोनों वैल्यू है वो मैं डालता हूं। अब देखो यहां पे कि टाइम के हिसाब से मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम लग रहा है, टोटल 6 घंटे लग रहे हैं। पहला कंडीशन के हिसाब से मुझे कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो थोड़ा सा आपको लॉजिक करना है और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर मैं यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, ये 6 घंटे को भी बाजू में रखो, ये 6 घंटे को भी थोड़ा सा अभी बाजू में रखो, थोड़ा कंडीशन समझो। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, बोट ट्रैवल कर रहा है 16 किलोमीटर। मतलब पहला कंडीशन क्या बोलता है, 16। स्पीड कितना ट्रैवल कर रहा है मुझे बताओ, 16 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। 24 किलोमीटर क्या कर रहा है, डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है। यानी कि मेरा 16 जो है मेरा, अगर मैं क्या निकाल रहा हूं सॉरी माफ करना, अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, डाउनस्ट्रीम निकाल रहा हूं। देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहां पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो 16 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, अगर उसको अपस्ट्रीम जाना है तो अपस्ट्रीम के लिए क्या है मेरा, एक्स अपॉन वाई है ना। तो मेरा स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला ना, तो डिस्टेंस मैंने 16 डाला, 16 पहला कंडीशन 16 डाला, लेकिन उसके लिए स्पीड कितना है, एक्स माइनस वाई है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। कैसे आया समझा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 16 है, अपॉन स्पीड कितना है उसका, अपस्ट्रीम का एक्स माइनस वाई। ये समझा। वही चीज अगर 24 के लिए चाहिए मुझे, तो 24 अपॉन स्पीड कितना है उसका, 24 क्या है, डाउनस्ट्रीम है ना, 24 इज डाउनस्ट्रीम, दिख रहा है 24 क्या है, डाउनस्ट्रीम है। तो डाउनस्ट्रीम किधर है, एक्स प्लस वाई, तो 24 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। समझा ये चीज। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट थिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट थिंग हो जाएगा। इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसके हिसाब से मैं अपना कंडीशंस बनाऊंगा, इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, अपना कंडीशंस बनाऊंगा। ध्यान से देखना। तो मेरा पहला कंडीशन क्या बोलता है, मेरा पहला कंडीशन ये बोलता है कि हम लोग बोट को ट्रैवल कर रहे हैं 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। करेक्ट है, ये अपस्ट्रीम वाला है, ये डाउनस्ट्रीम वाला है, तो 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर इसको अगर मैं प्लस करूं, ये 24 डाउनस्ट्रीम भी हो रहा है, यानी 24 अपॉन एक्स प्लस वाई हो रहा है। और ये कुल मिला के कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, कितना टाइम लग रहा है, कुल मिला के 6 घंटा लग रहा है। यानी कि 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये क्या बनेगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा दोस्तों। बन गया कि नहीं, क्या बन गया कि 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया बताओ मुझे, इक्वेशन नंबर 1। समझा ये चीज। अब इसी के भरोसे में सेकंड कंडीशन बनाता हूं, देखो ध्यान से। सेकंड कंडीशन इसी के भरोसे, मतलब माफ करना दोस्तों, हाँ देखो ये पहला कंडीशन ऐसा बना, तो दूसरा कंडीशन भी सेम ऐसे ही बन सकता है ना। 16 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो वैसे वो क्या बनेगा, 36 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये क्या बनेगा, 36 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 है, तो 48 अपॉन एक्स प्लस वाई, दैट विल बी इक्वल टू कितना घंटा लग रहा है उसको, 13। एक का देखिए, एक दूसरा, ये क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। समझा कि नहीं समझा, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन बनाया, अब मुझे ये सब वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक बार हमको समझ में आ गया कि बनाना कैसे, हमने कैसे बना लिया कि ये हमारा अपस्ट्रीम है 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये डाउनस्ट्रीम है। तो वैसे ही सेकंड कंडीशन में भी अपस्ट्रीम क्या है 36 है, उसके लिए स्पीड क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। डाउनस्ट्रीम 48 है, तो 48 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। टोटल मिला के कितना घंटा लग रहा है, 13 आवर्स लग रहा है। ये हमने लिख दिया, ये हमारे 2 कंडीशन बन गए, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि जो पहला कंडीशन है दूसरा कंडीशन है, मतलब दोनों इक्वेशंस को देखो। ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है नीचे। तो आपको याद है इसके पहले के लेक्चर में हमने कराया था, सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज m, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज n, ऐसा किया था। तो इसमें भी ये करेंगे, क्या करेंगे हम लोग कि पुट, नीचे क्या है x माइनस वाई है ना दोनों के, तो हम लोग मानते हैं कि पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m। ये मान लिया हमने m, और नीचे क्या है दूसरे वाले के x प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने मान लिया n। अब इससे क्या होगा, नए इक्वेशंस बनेंगे। अब इसमें डाल दो, तो ये 16 अपॉन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या बनता है m, तो ये हो जाएगा 16m प्लस ये 24 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई n है, तो ये हो जाएगा 24n, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 6। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3, नया इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा यहां पे आप देखो, यहां पे 36 अपॉन एक्स माइनस वाई है, लेकिन एक्स माइनस वाई को मैंने m माना हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका 36m, ठीक है, 36m। ये बन जाएगा 48n, ये बन जाएगा 48n, दैट विल बी इक्वल टू कितना है 13 है। ये बन जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझा, बहुत अच्छी तरीके से समझे, देख लो एक बार, मैं साइड हट जाता हूं, देख लो यहां तक समझा। अब क्या करना है, ये दोनों को नोटिस करना है
क्या हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये n का वैल्यू 24 है, ये n का वैल्यू 48 है, ये दोनों तो सेम नहीं है, 16 और 36 है, लेकिन ये सेम हो सकते हैं। ये 48 है, ये 24 है, तो अगर मैं पूरे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 24 2 48 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, फिर कैंसिल हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा कि ये पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ रहा है? पूरे को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब इन शॉर्ट मेरा नया इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 32m प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 48n, दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, और ये बनेगा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फिर यहां पे देखो ये तो सेम रहेगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये बन जाएगा 36m प्लस 48n, दैट विल बी इक्वल टू 13। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली? यहां पे देखो कैंसिल क्या हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस इधर पे, ये माइनस इधर पे, ये माइनस इधर पे। तो 12 में से 13 माइनस हो जाएगा, तो -1 बचेगा, इज इक्वल टू 48 में से 48 गया, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। 32 में से 36 माइनस हो जाएगा, तो -4 बचेगा, तो -4m इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। -4m इज इक्वल टू क्या बच रहा था, -4m इज इक्वल टू -1 बच रहा था, तो यहां पे देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो हमारा m का वैल्यू क्या मिल गया, 1/4 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुट कर दूंगा कोई एक इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करूं, बताओ किसमें पुट करूं? इसमें कर दूं, 5वें में कर दूं, किसी में भी कर सकते हो आप, जो मर्जी आप कर सकते हो। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में पुट ऑन कर रहा हूं कि 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 12। यही है हमारा इक्वेशन। ठीक है ना, क्या है, 32m इज प्लस 42n इज इक्वल टू 12। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सेकंड पांचवा इक्वेशन है। इस पे हम लोग क्या डालेंगे, m का वैल्यू जो है 1/4 जो हमें मिला है वो हम लोग डालेंगे। ठीक है, m का वैल्यू क्या मिला है, 1/4 डालेंगे। तो m के जगह पे क्या डालूंगा, 1/4, तो m के जगह पे लिखूं 1/4 प्लस ये 48n वैसी का वैसी है इज इक्वल टू 12। ये देखो 4 के टेबल में 4 1 4, 4 8 32, मतलब क्या बच रहा है यहाँ पे 8 बच रहा है, 8 मल्टीप्लाई 1 8 प्लस 48n दैट विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 48n दैट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, तो 48n इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 4/48। तो कितना मिलेगा बताओ, n इज इक्वल टू 4/48, तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 4/48, मतलब 4 1 4 और 12 4 48, यानी कि 1/12 मिल रहा है। तो n का वैल्यू कितना मिल गया, n/12। लेकिन मुझे एक बताओ, m मिल गया, n मिल गया, तो ये हमारा आंसर है क्या, m और n मिल गया, ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, हमने माना हुआ है, क्या माना हुआ है दोस्तों, आप देखो प्रीवियस पेज में हमने माना हुआ है कि 1/x माइनस वाई m है, 1/x प्लस वाई n है। तो इसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट करो। हम लोग क्या लिखेंगे कि रीसब्स्टिट्यूट, हम लोग क्या लिखेंगे, रीसब्स्टिट्यूट। क्या माना था हमने कि 1/x माइनस वाई जो है वो m है और 1/x प्लस वाई जो है वो n है। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, 1/4 है, और दूसरा 1/x प्लस वाई जो है उसका वैल्यू n है, तो n का वैल्यू क्या है, 1/12। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू x माइनस वाई, कॉमा ये 12 इज इक्वल टू x प्लस वाई। समझ में आ गया, यानी कि हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन बन रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा बन रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। करेक्ट है, ये इतना हमें मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये एक और इक्वेशन मिल गया, इसको फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दोनों को एक के नीचे एक लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 लिखा। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो x सेम है, ये y सेम भी है, तो y वाले को कैंसिल करते हैं। तो हम लोग को इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, दोस्तों प्लस ही करते हैं। ठीक है ना, प्लस ही करते हैं हम लोग। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 12 16 हो जाएगा, ये y कैंसिल हो गया, माइनस प्लस थे इसके लिए, और ये x प्लस x 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 16 हो गया। तो देयरफॉर यहां से मिल गया x इज इक्वल टू 16/2। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, बहुत बड़ा इक्वेशन था ये। तो x विल बी इक्वल टू 16/2 मतलब कितना होता है, 8। तो x का वैल्यू मिल गया हमें 8। ठीक है, x का वैल्यू 8 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक और चाहिए ना, y का वैल्यू चाहिए यहां से। तो मैं क्या करूंगा, पुट इन, किसमें डालू, ये वाले में डालता हूं। ठीक है, इसका नाम कुछ रखना पड़ेगा ना, 5 और 6 हो गया था, इसका नाम मैं 7 रख देता हूं, इसका 8 रख देता हूं। ठीक है, तो मैं पुट इन 7, इक्वेशन नंबर 7 में डालता हूं। 7 क्या है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, देखो कुछ है नहीं, ये सब ऐसे टाइप के एग्जांपल हमने सॉल्व किया हुआ है।
देखो इसके पहले जो हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था 1.4 आई गेस, तो उसमें सब इसी प्रकार के क्वेश्चंस थे कि एक बार सॉल्व किया, कुछ वैल्यू मिला, उसको रिसब्स्टिट्यूट किया, फिर भी एक नया इक्वेशन बना, उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके x और y का वैल्यू मिलेगा। सेम उसी प्रकार कर रहे हैं हम लोग। तो x का वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 4 को इधर ले लो, y को उधर भेज दो, तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू y। सीधा कर दो इसको, यानी 4 इज y इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया 4, यानी x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 4। करेक्ट आ रहा है आंसर, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो हमने क्या माना हुआ था x और y को, तो हमने एक्चुअल में हमें जो पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट। तो हमने x और y माना था ना, स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज x, तो स्टिल वाटर का हमने निकाल दिया x। कितना आया, x का वैल्यू हमारा आया, कितना आया, ये स्टिल वाटर कहां गया, ये वाला, तो ये आ गया स्टिल वाटर का। स्टील का था या किसका था, देखो, हाँ स्टिल वाटर का था। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x माना था, तो x का आ गया, ये स्टिल वाटर का आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका वाटर करंट का, ये आ गया आपका वाटर करंट का। नीचे स्टेटमेंट लिख देना, जरूरी होता है स्टेटमेंट लिखना, कभी कभी मार्क्स काट लेते हैं कुछ लोग। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, लिखो इसको, 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये भी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है, बस लिख दिया आपने। और आपका ये पूरा का पूरा एग्जांपल इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। क्लियर है, देखो बहुत बड़ा एग्जांपल था, 2 स्लाइड लग गए हम लोग को, 2 पेजेस लग गए सॉल्व करने में, इतना बड़ा एग्जांपल है। लेकिन ये ट्रस्ट मी, अगर आएगा तो 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगा, और अगर आप कर लोगे तो एग्जामिनर ना जब चेक करेगा तो ही खुश हो जाएगा, क्योंकि वो आपको इतना टैलेंटेड समझेगा कि इतने बड़े एग्जाम्पल को अगर आप सॉल्व कर सकते हो, ईजी है, बड़ा है, लेकिन सॉल्व कर सकते हो, तो मतलब आपके अंदर काबिलियत है, और वो आपको जहां पे मार्क्स कट होना चाहिए ना, वहां पे भी शायद अच्छा मार्क्स देके जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ तो बात है। और ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, ठीक है ना। तो कभी और जर्नी बताऊंगा, शेयर करूंगा कभी मेरी स्टोरी, लेकिन ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बड़ा लेक्चर वीडियो था, जिसमें 3 एग्जांपल मैंने कराया, लेकिन और भी लेक्चर्स आएंगे। एक लेक्चर नंबर 10 आएगा इसके बाद का, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा हमने सॉल्व करवा दे, और आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दे, ठीक है। चलो इसी के साथ फिर आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।